साक्षात्कार को लेकर इससे पहले हमारे 2 सेशन हो चुके हैं और उन 2 सेशन में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। अभी आने वाले सेशंस में बहुत कुछ सीखेंगे। आज के सेशन में काफ़ी चीज़ें आपको बता के जाऊँगा। जो भी मैं आपको टास्क दिया करूँ उनको आप लोगों को करना है। देखिए, इंटरव्यू ही एक ऐसा चरण बचता है जिसके बाद आपका अंतिम लिस्ट में नाम आ जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आप लगातार जो है इसको लेकर के अभी से प्रिपेयर करें, थोड़ा थोड़ा समय दें और जो पक्ष में आपको बता रहा हूं इंटरव्यू के, उन सभी को लेकर के आप कार्य करें। ठीक है, तो चलिए इंटरव्यू के नए अंक पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपको इंटरव्यू से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पक्षों पर आज और डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, मैं साक्षात्कार को 2 भागों में आमतौर पे बांट करके देखता हूं। यदि आप भी मेरी बातों से सहमत होंगे, आमतौर पे 2 भागों में इसको बांट करके देखा जा सकता है। पहला जो पक्ष है, इसका पहला पक्ष है ज्ञान की वृद्धि करना, यानी ज्ञानात्मक पक्ष। आपका नॉलेज जो है कैसा है विभिन्न पक्षों को लेकर। अभी मैं बताऊंगा कि आपको ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों की जरूरत है। ठीक है, वो कुछ क्षेत्र भी आज आपको लिखवाऊंगा जो इंटरव्यू में आमतौर पे चीजें पूछी जाती हैं। पिछले सेशन में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन लिखवाए थे कि इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो कम से कम पहले से प्रिपेयर करके रखिए। अभी उनकी संख्या बढ़ाएंगे। कुछ क्वेश्चंस आने वाले समय पे मैं आपको बताऊंगा भी, फिर उनका आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, कि सटीक आंसर क्या हो सकता है। कई सारे मुद्दों पर क्वेश्चन यदि आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछता है तो आप उसमें सटीक आंसर कैसे देंगे, तो इस पे भी बात करेंगे। तो पहला जो पक्ष है साक्षात्कार में, वो है आपका नॉलेज को आपको अपने बढ़ाना, ज्ञान की वृद्धि करना, जो कि आप अभी कर रहे हैं। आप जीएस पढ़ रहे हैं, आप जीके पढ़ रहे हैं, आप जो है बहुत सारे तथ्य पढ़ रहे हैं, इतनी सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, है ना। और दूसरा जो चरण है, दूसरा चरण है आप अपने ज्ञान का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं। ज्ञान का प्रस्तुतिकरण कैसे करते हैं, वैसे ज्ञान के प्रस्तुतिकरण को लेकर के 2 माध्यम मिलते हैं। मुख्य परीक्षा में लिखित तरीके से आपको करना होता है और मुख्य इंटरव्यू में आपको अभिव्यक्ति के माध्यम से करना होता है। आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, है ना। आपकी अभिव्यक्ति देखी जाती है कि कैसा आपका कम्युनिकेशन स्किल है। अब सभी लोग यही कहते हैं आपसे कि इंटरव्यू तो नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, इंटरव्यू तो आपके जो है बहुत सारे आपके अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों को जानने का प्रयास किया जाता है, आप में कितनी सच्चाई है इसको लेकर के जानने का प्रयास किया जाता है। लेकिन माध्यम तो नॉलेज ही बनता है ना, कुछ तो कुछ पूछा ही जाएगा आपसे। तो जो आपका ये वाला चरण है ज्ञान में वृद्धि करना, यहाँ पे आमतौर पे कई सारे पक्ष जो है आपको तैयार करने होते हैं। जैसे कि इंटरव्यू के लिए सबसे पहली चीज होती है कि आपका बायोडेटा, यानी जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे, डैफ आप भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरे में, इसमें आपका बायोडाटा आपको तैयार होना चाहिए। अब बायोडाटा तैयार करने की चीज नहीं है वैसे आमतौर पे, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम चीजों को लेकर पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है, एक डर सा रहता है। तो यहाँ पे इंटरव्यू सेशन पे मैं यही चीज आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप अपने बायोडेटा को कैसे तैयार करेंगे, है ना। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे, ये आने वाले समय पे हम डिस्कस करेंगे कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना चाहिए, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे स्टेट पीसीएस एग्जाम को लेकर के हो, है ना। वहां पे कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, कैसे अपनी हॉबी भरनी है, कैसे चीजों को आपको वहां पे करना है। और आमतौर पे ये चीज आप खुद सोचेंगे, मैं आपको सोचने में मजबूर भी करूंगा, इससे टास्क आपको दूंगा जिससे आपको सोचना पड़े चीजों को लेकर के। ठीक है, तो एक तो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म काफी हद तक काम करता है और इसमें कई सारे सामान्य प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों की संख्या मैंने पिछले सेशन में भी आपको लिखवाई थी, आज भी कुछ डिस्कस करूंगा। दूसरा सेगमेंट जो आपका होता है इंटरव्यू में, बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। एवरग्रीन टॉपिक जो होते हैं आपके, एवरग्रीन टॉपिक, सदाबहार टॉपिक कुछ ऐसे होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। हर बार उन टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, साक्षात्कारकर्ता जो होते हैं आपसे वार्तालाप के माध्यम से, मैंने आपको पहले ही सेशन में बताया था कि इंटरव्यू कुछ नहीं, एक सामान्य वार्तालाप है। तो वार्तालाप के माध्यम से आपके बौद्धिक गुण,
बौद्धिक मतलब आप कितना समझ रखते हैं, अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में कितना अवेयर हैं, आप कितने अलर्ट हैं, ये आपके नॉलेज से ही तो पता चलेगा ना। अभी मैं आपसे रूस हमास के बारे में कुछ पूछने लग जाऊं, या रूस का इजराइल और हमास युद्ध पे क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध पे क्या है, मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं क्या कि रूस और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है क्या। अब यदि आप अलर्ट हैं तो आपको पता है कि इजराइल और हमास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल और यूक्रेन के बीच में आपसे पूछने लग जाऊं। इंटरव्यू वाले ऐसे ही फंसाते हैं, है ना। हो सकता है कि चीजों को कई बार ऐसी भी पूछी जाती हैं जो वास्तव में है नहीं, तो फिर आप उनको सुधारते हैं, बताते हैं, कुछ भी करते हैं। ओवरऑल आपके नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है आपके इंटरव्यू में। आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनका जो उद्देश्य है वो कुछ और है। उद्देश्य है कि आप मानसिक तौर पे सतर्क कितना रहते हैं, चीजों को सुनते कैसे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य मेरा सिर्फ है कि इंटरव्यूअर का मेन उद्देश्य है कि आपके बौद्धिक गुण को नापना, आपके सामाजिक गुण को नापना, आप सत्यनिष्ठ हैं कि नहीं है, आप झूठ तो नहीं बोलते हैं, आपकी बातों में स्पष्टता है कि नहीं है, आप एक तार्किक व्यक्ति हैं कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के माध्यम से इसकी जांच की जाती है, ठीक है। जैसे कि मैं आप कुछ एग्जांपल देता हूं, आप लोग भी लिखिएगा। जैसे देखिए, आपसे कुछ सामाजिक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामाजिक में कई सारे टॉपिक होते हैं, जैसे समाज के कई सारे मुद्दे होंगे आपके। क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं समाज के, जैसे महिला सशक्तिकरण, इससे ही आपका एक पक्ष जानने को मिल जाए कि महिलाओं के प्रति आपकी सोच क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है। जनसंख्या वृद्धि को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। आपसे शिक्षा को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश के एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंजेस होने चाहिए, कैसा एजुकेशन सिस्टम है हमारे देश का। स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, पिछड़े वर्गों के विकास को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, आरक्षण को लेकर के प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, महिलाओं के आरक्षण को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, बच्चों को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे करके आपको एक आपके पास एक सर्टेन रिप्लाई होने चाहिए कि अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट में कम से कम 5 पॉइंट आपके पास बोलने के लिए हैं। जनसंख्या वृद्धि में आपका खुद का एक स्टैंड है कि इसको नियंत्रित करने के क्या उपाय होने चाहिए, ऐसा आपने सोचा होना चाहिए। एक प्रशासक के तौर पे, पॉलिसी मेकर के तौर पे, आईएएस बन करके या स्टेट पीसीएस में आपका जब सिलेक्शन होगा तब आपको यही रोल तो अदा करना है। तो बहुत सारे आपसे सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए एवरग्रीन टॉपिक से भी क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। और जब आप वार्तालाप करते हैं ना, तो वहीं पर कई सारे टॉपिक निकल के आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, कई सारे क्वेश्चन आपके राजनीतिक क्षेत्र से पूछते हैं। जैसे मान लीजिए कभी हाल फिलहाल में चुनाव चल रहा है, तो चुनाव से क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। चुनाव से पूछ लेंगे, मान लीजिए ईवीएम से जुड़ा हुआ मुद्दा कोई भी है, भ्रष्टाचार का मामला कोई आता है, राजनीति का अपराधीकरण का मुद्दा आता है, ग्राम पंचायतों का कि भाई क्या शासन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी के साथ नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद, ऐसे मुद्दों पे भी आपकी समझ विकसित की जा सकती है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उन पे बात हो सकती है। कोई अंतर्राष्ट्रीय समिति मान लीजिए इन्वायरमेंट को लेकर के हुई है तो क्लाइमेट से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, पॉलिटिक्स से, इससे बन सकते हैं। पूछता है, ये एवरग्रीन टॉपिक है और ये टॉपिक मैं आपको भी लिखवा भी दूंगा ताकि आप लोग इन टॉपिक्स को तैयार कर पाएं। आर्थिक क्षेत्र से भी क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे। आर्थिक क्षेत्र से कैसे क्वेश्चन पूछता है, गरीबी को लेकर आपसे पूछ लेगा कि अच्छा गरीबी के बारे में बताइए, भारत में गरीबी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, भारत में वर्तमान में इतनी गरीबी क्यों है ना, ये डिस्कस कर सकता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। मतलब जो आप जीएस में पढ़ते हैं उसको आप क्या अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, क्या आपके अंदर स्पष्टता है कि आपने चीजों को अच्छे से समझा है ना। बेरोजगारी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं इतने बड़े स्तर पे, इससे क्वेश्चन बन सकता है। किसान बिल से क्वेश्चन बन सकता है, हरित क्रांति से क्वेश्चन बन सकता है, WTO से क्वेश्चन बन सकता है, वैश्वीकरण से बन सकता है, ऊर्जा संकट से बन सकता है, GST से क्वेश्चन बन सकता है। जो आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, हमेशा चर्चा में रहती है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मतलब कि अर्थव्यवस्था से जो उस समय ज्यादा चर्चा में चीजें रहेंगी, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछते हैं, इंटरव्यूअर आपसे पूछते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन पूछता है, जैसे अभी चैट GPT और ये सब चीजें आप देखते हैं ना, तो आपसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी कोविड था तो कोविड के दौरान बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए। जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यावरण प्रदूषण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सतत विकास को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइबर सुरक्षा को लेकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नदियों में सफाई को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आमतौर पे कानून व्यवस्था से क्वेश्चन पूछ लेगा। आपको एक रोल दे दिया जाएगा, आपको एक केस स्टडी में खड़ा कर दिया जाएगा।
तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे बहुत सारे, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन निकल के आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहला है आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, यहां से क्वेश्चन आएंगे। दूसरा कुछ एवरग्रीन टॉपिक होंगे जिनसे क्वेश्चन आयोग आपकी समझ विकसित पूछना ही चाहेगा, वो जानना चाहते हैं कि आप क्या पक्ष रखते हैं, आपकी क्या सोच है ना, आप पर्यावरण को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या भूमिका होती है इन सब से। तो हमें क्या करना होगा, आने वाले सेशन में इन सब को लेकर अपनी एक समझ हम लोग 5-5 पॉइंट जो है हमारे पास होने चाहिए, जिनसे जो है हम जो है कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो हम असहज ना हो, ठीक है। और यहां पर एक जो है करंट अफेयर, समसामयिक मुद्दे कोई भी चल रहे होंगे, समसामयिक मुद्दे, इनसे भी आपकी एक समझ विकसित होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी उत्तराखंड में जो है टनल रेस्क्यू हुआ है ना, टनल रेस्क्यू को लेकर के भी एक क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है, टनल रेस्क्यू से पूछ सकता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझिएगा बात को। टनल रेस्क्यू से पूछ लेगा, अभी COP 28 हो रहा है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया, अभी ये इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया, युद्ध के नियम पूछ लिया, युद्ध विराम पूछ, कुछ भी पूछ सकता है, मतलब जो आयोग के ऊपर उस समय। और देखिए ये ड्राइव आप करते हैं, कई बार आप क्या होता है उन पक्षों में घुस जाते हैं। मान लीजिए आपने उदाहरण के तौर पे ही इजराइल हमास कहीं दिया तो पूछ लेंगे, अच्छा इजराइल हमास बताइए, तो वो अल्टीमेट आप भी ड्राइव करते हैं कि आप पूरे इंटरव्यू को किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, आप किस तरीके की, तो फ्लो में आप कई सारी बातें बताते रहते हैं और उससे उनको भी एक तरीका मिलता रहता है वार्तालाप में, वो एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं आपके माध्यम से भी। और कई सारे वो भी पहले से ही प्लान करके रखते हैं कि इन मुद्दों पे आपको डिस्कस करना, आपको चर्चा करनी है, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर से जुड़े हुए मुद्दे तो होते ही हैं, इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जैसे कि एक मुद्दा आपका होता है वैकल्पिक विषय, यदि आपका है ना, यदि आप किसी राज्य से हैं तो राज्य से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, स्टेट स्पेशल से जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं, अन्यथा वैकल्पिक विषय जो आपका है उससे भी कुछ क्वेश्चन निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए आप इतिहास वैकल्पिक विषय के छात्र हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अच्छा आपका सबसे फेवरेट शासक कौन है, क्या क्या विशेषताएं हैं उसमें, तुलना भी पूछ सकता है दो शासकों के बीच में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो है ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या होता है, मतलब कोई ना कोई इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो और हो सकता है उस समय कोई चीज ऐसी चर्चा में रही हो इतिहास के संदर्भ में, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब आपके वैकल्पिक विषय का बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर IAS जैसे एग्जाम में, जहां पर आपको तो इंटरव्यू को लेकर के आपको इसको भी तैयार करना चाहिए। यदि आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब पे ऑलरेडी में हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट सेक्टर में कभी रहे हैं, तो पिछली नौकरी से कई सारे मल्टी डायमेंशनल क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, पिछली नौकरी को लेकर के कई सारे प्रश्न बनते हैं। पहले तो आप ये जॉब छोड़ना क्यों चाहते हैं, ये जॉब आपको क्यों नहीं चाहिए, ठीक है, और फिर इस जॉब में लेकर के कि इस जॉब की भी विशेषता आप बताएं, मतलब आपका एक अप्रोच, आपका एक दृष्टिकोण देखा जाता है कि इस नौकरी को लेकर आपके क्या दृष्टिकोण है। इसके अलावा आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि जो भी होगी, यदि आप शैक्षणिक पृष्ठभूमि से प्रश्न पूछे जाएंगे, शैक्षणिक पृष्ठभूमि आपने जो है ग्रेजुएट है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जो कुछ भी हैं आप, तो आपके इन सब मुद्दों पर आपसे जानकारी प्राप्त की जाती है। क्लियर है, स्पष्ट है। अब यहां पे एक बात समझने का प्रयास करिए, मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं, आप बोर्ड के सामने कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत सारी बातों में कई बार हम अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं और बोर्ड को कई बार लोग भी कहते हैं, जैसे आप इंटरव्यू बोर्ड के बारे में होता है कि कुछ चीजें जो है ना हम अकॉर्डिंग ऐसे बोले, जैसे मान लीजिए आपने 12th किया है और 12वीं और जैसे 2000 एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, शैक्षणिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है आपकी, मान लीजिए आपने 10वीं किया 2008 में, ठीक है, तो इस आधार पे 2010 में आपका 12वीं हो जाना चाहिए। किसी भी कारणवश आपने 2011 में किया है, कोई भी कारण हो सकता है, आप फेल हो गए हों या कुछ भी हो गए हों, तो ऐसे में आपके पास जो रीजन है ना वो बहुत क्लियर होना चाहिए, बताना चाहिए आपको कि क्या रीजन है। आप फेल हो गए तो फेल होना बताइए कि आप फेल हो गए। यदि आप बढ़ा चढ़ा के बातों को बताएंगे, घुमा फिरा के बताएंगे, पता चल जाता है बोर्ड के मेंबर बहुत ही
जो है एक तरीके से समझिए कि एक बड़ा अनुभव रखते हैं। आप जैसे हजारों बच्चों का इंटरव्यू लेते हैं, तो जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि जितने भी प्रश्न ये होंगे, पहले तो इनमें झूठ मत बोलना किसी में भी। यदि आता है तो आप ट्राई करना, नहीं आता है तो सॉरी सर बोलने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये चीज पहली सीख लो। सबसे फर्स्ट चीज, हर गेंद पे 6 नहीं मारते हैं। हर गेंद पे 6 मारने वाला आउट हो जाता है। कुछ बॉल आपको स्टॉप करनी पड़ेंगी, है ना। यदि बैट्समैन को आप देखते हैं ना, हर गेंद पे 6 नहीं मारता कोई भी। यदि उसको शतक बनाना है, हर गेंद पे 6 वाला ज्यादा ज्यादा 2-4 छक्के मार के आउट हो जाएगा, है ना। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको लंबी पारी खेलनी है, आपको सिलेक्ट होना है, तो आपको आयोग के हर प्रश्न का जवाब नहीं देना है। जो आपके दायरे से बाहर हैं चीजें, हो सकता है आपका वैकल्पिक विषय ही क्यों ना हो, लेकिन हो सकता है वो प्रश्न आपके दायरे से बाहर हो, तो आप उसमें आगे बढ़िए, उसमें उलझना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है। हर प्रश्न जैसे जैसे इंटरव्यू प्रवाह में चलता जाए, आप भी उसी प्रवाह में बहते चले जाएं, ये आपको माइंडसेट रखना है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके, हाँ देखो, इंटरव्यू का लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई दायरा नहीं है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू को आप ड्राइव करेंगे। आप जिन जिन पक्षों को उकेरते जाएंगे वो प्रश्न बन सकते हैं। तो आपके हाथ में बहुत कुछ होता है। मैं एक सर्टेन टाइम के बाद आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे आप इंटरव्यू को खुद चलाते हैं। यदि आप चाहें तो इंटरव्यू आपके अकॉर्डिंग भी चल सकता है। अब वो सामने से क्या प्रश्न आ रहे हैं और उनका क्या आप जवाब दे रहे हैं, ये तय करेगा। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप मॉक इंटरव्यू वगैरह देंगे ना, उसके पहले, इंटरव्यू देने से पहले, तो वहां पर आपको इस चीज का अभ्यास करना होगा। ठीक है, आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आपके, और या कभी मॉक इंटरव्यू आप देखिएगा भी तो आप पाएंगे कि जो अभ्यर्थी है वो जो बातें कह रहा है उन्हीं में से क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। क्वेश्चन बुलबुले की तरह होते हैं, समझिए, बुलबुले की तरह। आप जैसे कोई बात बोलेंगे 10 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं। जैसे आप सामान्यतः किसी से भी वार्तालाप करिए तो आप देखेंगे आपका मित्र आपसे जो भी बात करेगा, तो जो भी बात वो करेगा वो बात आपको मिलेगी कि वो, ठीक है, उससे 10-5 क्वेश्चन आपको खुद निकल आते हैं। ये आप तो देखो, आपको लगता है ऐसा, है ना। वो तो बोर्ड के मेंबर हैं, वो तो इसीलिए बैठे ही हैं। उनका उद्देश्य यही है कि आपको कैसे चीजों को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। कुछ मैं आपको अगेन फिर से क्वेश्चन लिखवाने वाला हूं। मैं लगभग 30 नए क्वेश्चन आपको लिखवाने वाला हूं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा, इन सारे क्वेश्चनों में आपको एक एक चीज तैयार करनी। हम आने वाले समय प्रिपेयर भी करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई भी आपको लिखवाऊंगा कि इन क्वेश्चंस के रिप्लाई क्या हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखो बहुत सारी बातें बतानी है आपको, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, चलिए, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखवा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपको, और ये भी लिखवाऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए, अब देखिए, एक आईएएस अधिकारी से आयोग के लोगों की या आयोग के बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या उम्मीद होती है। ये उम्मीद होती है कि आप देश और समाज की समस्याओं को समझें, उनमें रुचि लें, और आपकी सकारात्मक सोच हो, आप उसके समाधान निकालें, है ना। ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करने के लिए वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, आपके परिवार में कैसे आपको संस्कार मिले हैं, कैसा परिवार का पृष्ठभूमि है। तो आपसे कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, आपके अहंकार को जानने का प्रयास करेंगे, आपके स्वार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सिविल सेवा में आप अपने अहंकार को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, आप अपने स्वार्थ, अपने लालच को पूरा करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा भी होता है कई बार आप लोगों को, मतलब आपके अंदर दिमाग में भ्रष्टाचार का कीड़ा भी भरा होता है। केवल उनका उद्देश्य यह है कि जो लोग परिश्रमी हैं, जो लोग लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, नेतृत्व क्षमता रखते हैं, उनको जो है सिविल सर्विसेज में मौका दिया जाए। तो इसको लेकर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा आयोग के मेंबर, आपसे पूछेंगे कि क्या आप अपने जीवन में कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं। अब देखो, ये बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है। या आपने अभी तक कोई विशेष कार्य किया है। अब इसका उत्तर में यदि आपको कह दूं कि अच्छा क्या दोगे, तो अभी आपको दिमाग पूरा आपका चकरा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, लिखते जाइए, क्या आप अपने जीवन में कुछ विशेष कार्य
विशेष कार्य। और ये जितने चीजें मैं आपको लिखवाऊंगा, मैं चाहता हूं कि इनको आप सोचिए, ठीक है। बात सिर्फ इतने से नहीं होगी, आप भी सोचिए एक बार, ठीक है। जब आप सोचेंगे तो आपको इसका पता चलेगा कि हाँ भाई इसका क्या बेनिफिट है। आप भी सोचिए, जितने भी पक्ष है ना, जब आप सोचेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। कुछ विशेष कार्य करना चाहते हैं, उत्तर ढूंढने की प्रयास करिए इनका, ठीक है। यदि आपने इसका उत्तर हाँ, आप निश्चित तौर पे यही करेंगे कि हाँ मैं समाज सेवा करना चाहता हूं, मैं देश सेवा करना चाहता हूं, है ना, समाज की समस्याओं का समाधान करना चाहता हूं, ठीक है। तो निश्चित तौर पे जैसे ही आपका हाँ आंसर आएगा तो क्यों करना चाहते हैं, जब भी कोई उत्तर देना है उसके क्यों का उत्तर आपके पास जरूर होना चाहिए, यह चीज जरूरी है। मतलब क्यों का उत्तर नहीं तो कोई फायदा नहीं है आपको, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आंसर से ही क्वेश्चन बिल्कुल उठाते हैं। आगे चलते हैं, और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इंटरव्यूअर और आपसे क्या पूछ सकता है। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि क्या आप अपने परिजनों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ भी किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं, बातचीत करते हैं, तो आपकी परिवार के साथ क्या ट्यूनिंग है। जैसे मान लीजिए आपके पिता किसान है, तो यदि किसान है तो उस किसानी में आपका भी कुछ योगदान है। मान लीजिए कल के दिन आपका सिविल सेवा नहीं हो पाएगा तो फिर आप आगे करेंगे क्या, है ना। क्या परिवार में जो कार्य चल रहा है, पिताजी का जो बिजनेस है, व्यापार है, उस पर रुचि लेंगे। अब मान लीजिए आपके पिताजी किसान है, अब आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि भैया आप जो है IAS नहीं बन पाए तो आगे चल के करेंगे क्या। अब आपने कहा नहीं मैं किसानी तो नहीं करूंगा कुछ भी करके, है ना। तो मतलब आप देश भर में एक बहुत बड़ी आबादी जो कृषि पर निर्भर है उसको सीधा सीधा आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, समझ रहे हैं। तो आपसे इस तरीके का पारिवारिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। जैसे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा गया कि क्या आप अपने जीवन में कुछ विशेष करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन इससे निकल के आएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप अपने परिजनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श किया है। यदि आप अपने जीवन में कुछ भी विशेष करना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि मैं IAS बनना चाहता हूं, है ना, और IAS क्यों बनना चाहते हैं यह भी आपके पास होना चाहिए रिप्लाई। आप अपने जीवन में IAS तो बनेंगे लेकिन क्यों बनना चाहते हैं। फिर अच्छा, आपके परिवार के लोगों के साथ क्या आपने डिस्कस किया इसको लेकर के। अब बहुत सामान्य से क्वेश्चन है लेकिन आपको सोचने में थोड़ा सा मजबूरी हो जाएगी, आप सोचिएगा जितने क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। अगला पॉइंट, अब आपने कहा मैं समाज सेवा करना चाहता हूं। मान लीजिए आपने कहा मैं देश सेवा, समाज सेवा, किसी भी एक क्षेत्र को आपने पकड़ करके उस क्षेत्र विशेष में काम करना चाहता हूं। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि क्या आपको इस तरीके के कार्यों का अनुभव है, क्या आपने इससे पहले इस तरीके का कोई कार्य किया है। भाई आप करना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने जीवन के 25 साल निकाल दिए, तो क्या आपने अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जो आप चाहते हैं फ्यूचर में करना, है ना। चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, कार्य होता है। तो एक क्वेश्चन आपसे यही बन जाएगा कि क्या आपको इस तरीके के कार्यों का अनुभव है। अब या आप हाँ में रिप्लाई देंगे तो आप आगे के लिए तैयार रहिएगा। ना का रिप्लाई बहुत अच्छा होता है कई मामलों में। ना का रिप्लाई क्या करता है कि आपके आगे के प्रश्नों को खत्म कर देता है, रोक देता है, और हाँ के रिप्लाई में फिर आगे क्वेश्चनों की जो है एक हाँ कई सारे क्वेश्चंस को जन्म देता है ना। नहीं, यदि आपसे कुछ बोला गया कि भाई आपने रिप्लाई नहीं दिया तो हो सकता है वो दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, और हाँ पे यदि आपने जवाब देते चले गए तो क्वेश्चंस यहीं से प्लस होते जाएंगे। यहां से कई सारे क्वेश्चन, हाँ कई सारे क्वेश्चनों को जन्म देता है आपका। ये मान चलिए इंटरव्यू बोर्ड के लिए हाँ एक बहुत अच्छा जो है तरीका है आपसे क्वेश्चन बनाने का। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि क्या आपने अब तक कोई विशेष कार्य क्षेत्र में कार्य किया है। ये भी बड़ी बात है कि अभी तक मान लो कहीं जॉब किया है। बहुत सारे लोग होते हैं अनुभव, मतलब वो हर तरीके से आपको आंकना चाहता है। आपने अभी तक कोई विशेष कार्य किया है अपने जीवन में। अब सोच के रखिएगा इन बातों को। इन बातों के उत्तर यदि पहले से सोच के नहीं रखेंगे तो वहां पर आप कुछ भी उलूल जुलूल बोल के चले आएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है।
तो एक बार इनको सोच के रखिएगा, ठीक है। एक तो टाइप आपका ये हो सकता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन में आप अपने मित्रों का सहारा लीजिए, अपने परिवार के लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं। जिस क्षेत्र में आपको कोई कार्य में रुचि हो, आपने कोई कार्य किया हो, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई चीजों को आप डेवलप करिए। जैसे मान लीजिए आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ बेहतर करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मेरा भी खुद का एक रिप्लाई यही रहता है कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बहुत कार्य करना चाहता हूं, ठीक है। स्कूलों में बदलाव लाना चाहता हूं, स्कूलों में चेंजेस लाना चाहता हूं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। तो अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में आपने किया क्या, ये क्वेश्चन बनेगा आपका। तो अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया, तो उसको लेकर के मतलब अब आपके पास रिप्लाई होना चाहिए। तो जिस क्षेत्र में भी आपने कुछ किया हो विशेष, उसको आपको तैयार करना पड़ेगा अपने इंटरव्यू के लिए। क्लियर है, स्पष्ट है, सभी को समझ में आ रही बात। अब देखिए और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आयोग एक चीज और चाहता है आपसे कि क्या आप समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। क्या आप अपने साथ, यदि आपको लीडर बनाया जाता है, तो क्या आप टीम के साथ काम करवाने की क्षमता रखते हैं, उन्हें नियंत्रित करने की क्षमता रखते हैं। तो आयोग आपसे इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकता है कि आपके टीम वर्क को समझने के लिए। तो एक क्वेश्चन यही हो सकता है कि आप इससे भी मतलब देखो, ये भी पता चलता है कई बार क्या होता है, हम परिवार से दूर रहते हैं, आइसोलेट, मतलब आप बाहर रह के पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो आयोग ये जानना चाहता है कि क्या परिवार के साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी है। उससे भी आइडिया लगता है कि भाई आप जो है क्या अपने परिवार के साथ जुड़ करके, अपने मित्रों के साथ आपका कैसा वो है। तो आप समस्याओं को हल कैसे करते हैं, अपने कर्मचारियों को नियंत्रित कैसे करेंगे, उनसे काम कैसे करवाएंगे, उनके साथ किस तरीके से आप जोड़ेंगे। क्या आप अलग अलग प्रकार के लोगों से बात कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग आसानी से मतलब स्थानों पर आप काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम की प्रकृति क्या है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद आपका ट्रांसफर होगा एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। तो यदि आपके विचारों में मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपको कौन सा स्थान बहुत अच्छा लगता है, अब आपने बता तो दिया कि मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यदि आप रिजिड है कि वही जगह आपके लिए बेहतर है, तो फिर आप इस सेवा के लिए फिट नहीं है। आपको तो कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो जाए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो जाए, चाहे शहरी क्षेत्र में हो जाए, आपके लिए हर क्षेत्र बराबर होना चाहिए। आपको तो जाकर कार्य करना है वहां पे। तो आपको हर चीज आंकते हैं, देखो हर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपसे, हर तरीके से आपके पक्ष को जानने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे समाज में अराजक तत्व होते हैं, यह भी जांचने का प्रयास किया जाता है कि क्या आप उनको सही कर पाएंगे, ठीक है। क्या आप कोई एक तकनीकी ज्ञान और अनुभव रखते हैं अभी तक इस तरीके के काम को करने के लिए। क्या एक जगह मन लगाकर काम करते हैं आप कि नहीं रहते। क्या आप स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं कि नहीं रखते हैं। दूसरे लोगों को आप किस तरीके से मोटिवेट रख सकते हैं। क्या आप टीम को पसंद करते हैं कि टीम पसंद ही नहीं करते हैं। क्या आप कर्मचारियों को प्रेरित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अपने उच्च अधिकारियों के साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा। आप किस कार्य को अधिक करना पसंद करेंगे। तो किस तरीके के कार्यों में आपका मन लगता है। इसीलिए हॉबी के बारे में पूछा जाता है आपसे। आपकी हॉबी से भी बहुत चीजें पता चलती है ना। क्या आप कोई ऐसा गेम खेलते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को लेकर चलना होता है। जैसे आपने कहा क्रिकेट, तो क्रिकेट आसान गेम नहीं है। क्रिकेट में पूरी एक टीम मिलकर के खेलती है। तो क्या आपके अंदर एक टीम भावना है। अब टीम भावना से आप कहीं पर भी टीम भावना यदि आपके अंदर है, आप अपनी टीम को साथ में ले चलते हैं। अपने अधिकार ऐसे केस स्टडी आपसे पूछी जाएंगी, उन केस स्टडी से आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन है बहुत, अब कुछ क्वेश्चन आपको यहां पर लिखवा रहा हूं और उन क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि आप लोग तैयार करिएगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको उनको कुछ उत्तर भी दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लेकर के आप लोगों ने सोचा भी होगा। ठीक है, इसका एक सही जवाब यह भी हो सकता है, देखो कई सारे जवाब हो सकते हैं आप इस सेवा में क्यों आना चाहते हैं। एक जवाब यह हो सकता है कि सिविल सेवा के माध्यम से आपको इस समाज में सक्रिय रूप से काम करने के लिए अवसर प्राप्त होगा। तो फिर काउंटर क्वेश्चन ही होगा कि क्या दूसरी सेवाओं में सक्रिय रूप से काम करने का अवसर नहीं मिलेगा आपको।
लेकिन आप ये भी समझिए, सबसे बड़ी नीड आपकी जॉब सिक्योरिटी है। सबसे पहले आपका रोजगार क्या होगा, देखा जाए तो आमतौर पे क्या है, आप जॉब सिक्योरिटी के आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में। एग्जैक्ट रीजन ये है, अभी आपको मैं दूसरी कोई जॉब दे दूं ना, आपके पास पहली चीज, आपकी पहली शर्त जॉब सिक्योरिटी है। अभी आईएएस में 0 रुपए की सैलरी हो जाए कि और वॉलंटियर करने के लिए बुलाया जाए, अभी तो कौन जाएगा भाई? देश की सेवा करनी है, भारतीय सेना भी तो है, भारतीय सेना में जाकर के भी तो देश की सेवा हो सकती है। अभी जब कोविड लगे थे तो कोविड के टाइम पीरियड पे भारत सरकार ने बहुत सारे लोगों को वॉलंटियर किया था कि भाई आप आइए वैक्सीन लगवाइए, है ना। वैक्सीन का जब ट्रायल फेज चल रहा था तो ट्रायल फेज में बहुत सारे लोगों को वॉलंटियर करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन कितने लोग गए? क्या आप गए? नहीं गए होंगे, क्योंकि आपको लग रहा था आपके जीवन का खतरा है, जबकि वो मानवता के लिए कितना बड़ा कार्य था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाज सेवा करने के सारे माध्यम है। यह एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ यह बोले कि समाज में कुछ कार्य करने का अवसर मिलेगा, तो यानी कि डॉक्टर कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, शिक्षक कोई कार्य ही नहीं कर रहा है, केवल आईएएस ही कार्य कर रहा है। तो आपका आंसर बहुत क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। आप लोग सोचिएगा कि आप सिविल सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इसको लेकर बहुत स्पष्ट होना चाहिए आंसर। और इसमें जो भी आप वर्तमान स्थिति में हैं, उस स्थिति के हिसाब से जो है आपको आंसर बनाना है। सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, सबकी अपनी पृष्ठभूमि हो सकती है। दरअसल आपको इंटरव्यू बोर्ड को यह समझाने का प्रयास करना है कि आपको सिविल सेवा में आने की आपकी मंशा गलत नहीं है, आप एक सही मंशा से आ रहे हैं, आपकी मंशा सकारात्मक है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा इसका, ठीक है। और कुछ भी हो सकता है आपका रीजन, है ना। एक सम्मानजनक जीवन भी हो सकता है। तो क्या सम्मानजनक जीवन एक शिक्षक का नहीं है? क्या एक डॉक्टर का नहीं है? क्या एक सेना के अधिकारी का नहीं है? या किसी सैनिक का नहीं है? क्या पुलिस वालों का नहीं है? तो कहने का तात्पर्य आपको बहुत स्ट्रांग आंसर इसमें बनाना है, जिसमें आपको चीजें हो सके। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ ले, मान लीजिए कि अगर आपके कार्यालय के लोग आपसे सहयोग ना करके अनुशासनहीनता और लापरवाही करें तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए जिस डिपार्टमेंट पे हैं और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, वो आपका सहयोग ना करें, आपकी बातों को ना माने, तो क्या करेंगे आप? सोचने की बात है, सोचिएगा इस बात पे। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अगर कोई आपका उच्च अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी, कोई नेता आपको किसी गलत काम को करने के लिए दबाव डालता है और यदि आप उस कार्य को नहीं करते हैं तो आपको नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, तो आप क्या करेंगे? गैर कानूनी कोई काम करने के लिए आपको दबाव डाला जाता है, जो काम इलीगल है, जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कार्य करेंगे? बताइए। बहुत सारी चीजें हैं, आपको सोचना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे तो चीजें हो पाएंगी। ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन आपके सामने मैं दूंगा जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे, जो आपके दिमाग को खोल के रख देंगे, आपके दिमाग के अंजर पंजर को। समझ रहे हैं बात को? ऐसे आंसर मत दीजिए कोई, यदि यहां कमेंट सेक्शन में आंसर देने का कोई मतलब नहीं है। ये सब चीजें आपको बैठ के सोचना है, आप क्या आंसर बना सकते हो। ये जब आप सोचेंगे तो आपको चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से निकल के सामने आएंगी। समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, जिस संगठन में हैं, जिस डिपार्टमेंट पे हैं, वहां पर बहुत सारे अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, अखबारों में लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं, तो आपको नहीं लगता कि पूरा का पूरा संगठन भ्रष्ट है ना? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अधिकारियों के बारे में जानकारी मिलती है कि वो घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग को लेकर के आमतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर सबसे ज्यादा आरोप लगते हैं। तो क्या पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही आपका जो है भ्रष्ट है क्या? पूरा संगठन ही भ्रष्ट है क्या? क्या हो सकता है इसका उत्तर? ये आपको सोचना होगा। पूरे के पूरे संगठन को यदि आप खड़ा कर देंगे ना भ्रष्टाचार के ओर पे, तो फिर कहीं ना कहीं पे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, है ना।
बहुत सारे अधिकारी ईमानदार भी होते हैं, है ना, बहुत सारे लोग जमीर के साथ अपने किसी भी तरीके की वो नहीं करते हैं। तो ऐसे में कोई 1-2 अधिकारी, 4 अधिकारी भ्रष्ट हैं, उनके खिलाफ आरोप आए, तो इसका मतलब पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को यदि आपने गलत बोल दिया, और आमतौर पे आप सोचिएगा आपके अंदर ये मनोवृत्ति बैठा दी गई है कि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही खराब है। आप खुद बोलते होंगे अरे पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं। पुलिस वाले ही नहीं, बाकी अन्य डिपार्टमेंट को आप उठा के देख लीजिए, आपके दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया गया है। वो परसेप्शन ने क्या किया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करा दिया। बताइए बताइए। तो जैसे बहुत सिंपल सी चीज है, कोई भी वृक्ष है, क्या वो वृक्ष अपने फलों को खुद खा जाता है? बताइए। कोई भी वृक्ष अपने फलों को खुद खा जाता है? कोई नदी अपना पानी खुद पी जाती है? कोई नदी अपना पूरा पानी पी के खत्म कर देती है क्या? वो तो समाज को वितरित करती रहती है। वैसे ही कोई संगठन भ्रष्ट नहीं होता है, कोई डिपार्टमेंट भ्रष्ट नहीं होता है। वो तो 1-2 वही होता है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो आपका परसेप्शन क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। तो साक्षात्कार में जो भी प्रश्न हो वो राय, ओपिनियन बेस्ड वाले जितने भी हैं, जहां पे आपकी राय पूछी जा रही है, तो वहां पे राय देते समय आपको कभी भी परसेप्शन, पूर्वाग्रह से प्रेरित नहीं होना चाहिए कि आपके पहले से कोई पूर्व अनुभव है और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है, स्पष्ट है। अब आंसर क्या दे कि भैया मान लीजिए कोई भी संगठन है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी संस्था है, वो भ्रष्ट नहीं होती है। जो अधिकारी और जो कर्मचारी वहां पर भ्रष्ट हैं, ऐसे कर्मचारियों को तुरंत तत्काल प्रभाव से बदल देना चाहिए, ठीक है। उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए, जरूरत पड़े नौकरी से बाहर कर देना चाहिए। संगठन को भ्रष्ट नहीं कहा जा सकता है। तो आपको अपने चीजों को बनाना है, ठीक है। एक बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि भारत में गरीबी के क्या कारण है, बताइए। अब इसमें कई सारे आंसर हो सकते हैं। आप कह सकते हैं भारत में गरीबी का कारण अशिक्षा है, आप बोल सकते हैं भारत में गरीबी का कारण नौकरी की कमी है, आप ये कह सकते हैं कि भूमि का असमान आवंटन हुआ है, किसी के पास जमीन है किसी के पास नहीं है। ये भी हो सकता है कृषि उत्पादकता में कमी है, सूखा है, बीमारियां हैं, लोग जो है ज्यादा, महंगाई बहुत ज्यादा है। कोई भी एक रीजन दे सकते हैं, लेकिन इसका एक प्रभावशाली उत्तर क्या होगा? एक सामान्य उत्तर से बात नहीं बनेगी, समझिएगा। जब आप इनको एक थोड़ा सा सोचेंगे, पढ़ेंगे, तकनीकी तौर पे लेकर के आएंगे, तो जब आप गरीबी के बारे में पढ़ेंगे और उससे तकनीकी पहलुओं को जानने का प्रयास करेंगे, तो शायद आप फिर चीजों को अच्छे से समझ पाएं कि गरीबी के एग्जैक्ट रीजन क्या है। मैं सब आपको सिखाऊंगा एक धीरे धीरे, है ना। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आपको एक तथ्यात्मक चीज है, आपको फैक्चुअल बताना है। ओपिनियन बेस्ड में आपको थोड़ा सा समझना है। जहां पे तथ्य है, तथ्य को बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसको परिभाषित कर दीजिए। लेकिन जहां पे आपकी राय पुसुमारी हो रही है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारी चीजों को लेकर के डिस्कस हमें करना है, चीजों को समझना है। जब हम चीजों को समझेंगे तब हम इंटरव्यू के अपने आप को योग्य बना पाएंगे। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। देखो धीरे धीरे मैं आपको ला करके खड़ा करूंगा उस जगह पे। एक साथ नहीं कर सकता हूं कि मैं अचानक से आज आपको चीजें कर दूं। आप बस सेशन से जुड़े रहिए, आपको धीरे धीरे अब मैं आपको एक टास्क दे करके जा रहा हूं, ठीक है। और इन टास्क को आपको करना है और फिर नेक्स्ट सेशन पे हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीजों को लेकर के, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे टास्क ये दे रहा हूं कि मैं आपको कुछ यहाँ पे पक्ष लिखवा रहा हूं। इन पक्षों के बारे में थोड़ा सा अपने आप को तैयार करना है। सबसे पहले कुछ सदाबहार टॉपिक लिख रहा हूं, जो सदाबहार टॉपिक से आपका एक ओपिनियन पूछा जाता है। सदाबहार टॉपिक जहां से आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में इनको लेकर आपकी अपनी राय भी होनी चाहिए और इनकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। पहला लिखे महिला सशक्तिकरण, बहुत सदाबहार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है।
और इस पे होमवर्क करिएगा। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, है ना, पॉपुलेशन पे कई बार वन चाइल्ड पॉलिसी पे पूछ लेगा, कैसे भारत की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है ना, ठीक है। तो जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या नियंत्रण, इससे एक क्वेश्चन बनेगा, लिख लीजिए। शिक्षा, शिक्षा में आपका एक ओपिनियन होना चाहिए, देश के एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चेंजेस चाहते हैं, अभी क्या स्थिति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य इसको लेकर के भी आपका एक ओपिनियन बनना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को लेकर के। और सिंपल सा है, जब भी कोई चीज आ जाए, जैसे मान लीजिए टॉपिक है स्वास्थ्य, सोचना है तो कैसे सोचोगे, WH फॉर्म क्या है, क्या, क्यों, कैसे, ठीक है, कहां, ये जितने भी WH फॉर्म होते हैं इनको लगाने की कोशिश करिए आप। जितना आप इनको लगाएंगे किसी के साथ तो आपको बहुत सारे आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। तो आंसर आपके WH फॉर्म से निकलेंगे, जितने आप WH लगाएंगे उतना ज्यादा आपको आंसर की तरफ जाएंगे। पिछड़े वर्गों का विकास, एक पॉइंट लिख लीजिए, पिछड़े वर्गों का विकास, लिखते जाइएगा सारे लोग भाई, आप लोग लिखो पॉइंटों को, ठीक है, पॉइंटों को लिखो आप। अगला पॉइंट लिखिए पिछड़े वर्गों का विकास। अगला पॉइंट लिखिए आरक्षण। आरक्षण में आपकी बहुत स्पष्ट राय बनाइएगा, ठीक है, ये नहीं कि सीधा आरक्षण के खिलाफ जाके खड़े हो गए। आरक्षण में हर तरीके के आरक्षण को समझना है। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण, अभी स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया ना 33% का, ठीक है। तो आरक्षण के सभी पहलुओं का लिखिएगा, महिला सशक्तिकरण से भी जुड़ जाएगा। तो ये आपके सामाजिक क्षेत्र, और इसमें लिस्ट बड़ी करिएगा, सामाजिक क्षेत्र से जितने भी एवरग्रीन टॉपिक हैं। दूसरा लिखिए राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में लिख लीजिए राजनीति का प्राधिकरण। चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम पे सबसे बड़े मुद्दे यही होते हैं, राजनीति का प्राधिकरण, ईवीएम से जुड़े हुए मुद्दे, भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे, राजनीति का प्राधिकरण, ईवीएम से जुड़े मुद्दे, भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे, ग्राम पंचायतों से जुड़े मुद्दे, ग्राम पंचायतों से जुड़े मुद्दे, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद से जुड़े मुद्दे, नक्सलवाद, उग्रवाद, आतंकवाद से जुड़े मुद्दे, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, पड़ोसी देशों के साथ संबंध, देखिए अभी मैं आप लोगों के किसी भी डिस्कशन पे नहीं आऊंगा, आप सोचें कि आप कुछ मुझसे डिस्कशन पे आ जाएं, अभी नहीं आऊंगा। अभी डिस्कशन जैसी बात नहीं, हो सकता आपके साथ बहुत सारे चीजें हुई हो लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ पहले चीजों को समझना है। अब आप मुझे बताएं कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ आपका ये हो गया था, आपने इतना पैसा दिया, ये दिया, वो दिया, तो इसमें इसका रिप्लाई ये नहीं हो सकता है, ठीक है। आपका अपना एक व्यक्तिगत अनुभव है किसी चीज को लेकर के। सच्चाई भी ये काफी हद तक है कि कई जगहों पे अनियमितताएं होती हैं और कोई एक डिपार्टमेंट के साथ नहीं है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं पे कमियां हैं। तो यदि आप, मैं फिर वही बात बार बार कहता हूं कि आप यदि केवल समस्याएं गिनाते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है, ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। समाधान क्या हो सकता है, इस पे कितना सोच रहे हैं आप। प्रॉब्लम्स हैं, सबको पता है प्रॉब्लम्स हैं, नहीं है क्या प्रॉब्लम, हमको नहीं दिख रहे हैं क्या, किसको नहीं दिख रहे। समाधान क्या है, ये है क्या आपके पास। समाधान के लिए बुलाया जा रहा है सिविल सेवा में आपको। समस्याएं गिनाने के लिए बहुत पूरी दुनिया बैठी हुई है, हर आदमी समस्याएं गिनाता है, सर यहां गंदगी पड़ी है, सर ये नाली नहीं बनी हुई है, सर यहां पानी भर रहा है, सर यहां पे पूरा इतना बुरा हाल है, कुछ कहने को नहीं। सब दुनिया खड़ी है, समाधान किसके पास है भाई। आप किधर खड़े हो यही तय करेगा कि आपके अंदर सिविल सेवा के गुण हैं कि नहीं है। यदि आप समस्याओं के साथ खड़े हो तो आप सिविल सर्वेंट योग्य नहीं हो।
यदि आप समाधान के साथ खड़े हो तो आपके साथ चीजें हैं। ठीक है, तो हमेशा समाधान के साथ सभी को खड़ा रहना है। आपको हर चीज का सलूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम्स तो दिख रही हैं, है प्रॉब्लम, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पर समाधान क्या है, समझिए इस बात को। ठीक है, तो समाधान यदि आपके पास हैं तो आप समाधानों को सोचिए, चिंतन करिए। ठीक है, चलिए अब इतने पॉइंटों पे सोचिएगा आप। ठीक है, जितना भी है इन पे अपना एक पक्ष बनाइएगा, WH फॉर्म पे क्वेश्चन बनाइएगा। ये आपको मैं टास्क दे रहा हूं। ठीक है, बहुत सारे पिछले सेशन में मैंने बहुत सारे टास्क दिए थे, किए थे नहीं किए थे पता नहीं, आप लोग ही बताओगे किया था कि नहीं किया था। ठीक है, और देखिए जितना कुछ आपको बताता जा रहा हूं ना, उसको आप करेंगे नहीं तो फिर कोई फायदा भी नहीं है। थोड़ा सा होमवर्क करना है घर पे जाके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे फिर इंटरव्यू को लेकर हमारी चर्चाएं जारी रहेंगी और कई सारे क्वेश्चन के आंसर में कुछ आपको बताने का भी प्रयास करूंगा, लिखवाने का भी प्रयास करूंगा, ताकि एक सटीक आंसर आपको मिल पाए, धीरे धीरे आपकी समझ विकसित हो पाए। चलिए, जितने लोगों ने अभी इससे पहले के सेशन नहीं देखे, इससे पहले के सेशन देख लें एक बार। ठीक है, चलिए।